जैसे जैसे मौसम करवट ले रहा है वैसे वैसे गर्मी अपना विकराल रूप धारण करती जा रही है। जमीन में जलस्तर घटने से, हैंडपंपों में पानी नहीं आने से राहगीरों को पेयजल को लेकर काफी समस्याएं देखनी पड़ रही है, जिसको देखते हुए सामाजिक राष्ट्रीय सेवा मंच ने बड़ा कदम उठाया है। जसपुर के मुख्य चौराहे पर झंडा चौक पर शीतल जल का प्याऊ लगाकर आम जनता के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। मीडिया को जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सेवा मंच के संरक्षक डॉक्टर MP सिंह चौहान ने बताया कि जैसे जैसे गर्मी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वैसे ही जनता के सामने पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिसके मद्देनजर आज शीतल प्याऊ जल की व्यवस्था की गई है, जिसका आज से शुभारंभ किया गया है। जिससे गर्मी बढ़ रही है, पानी की जमीन में कमी होती जा रही है और उसी को देखते हुए यहाँ पर यात्री जो है इस बस स्टैंड पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये राष्ट्रीय सेवा मंच द्वारा प्याऊ की व्यवस्था की गई है। इसमें ठंडा पानी 24 घंटे जो है यात्रियों को उपलब्ध रहेगा। तो मैं राष्ट्रीय सेवा मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जनता की जो है ज़रूरत को देखते हुए यहाँ पर अपने तमाम यहाँ पर यात्री हैं उनकी ज़रूरतों को देखते हुए यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था की। बहुत धन्यवाद के बाद मैं राष्ट्रीय मंच का महासचिव यशपाल शर्मा जी। हमने गत वर्षों से हर वर्ष हम राष्ट्रीय मंच द्वारा गर्मियों में शीतल जल की प्याऊ लगाते हैं, जिससे जहाँ पर सारे यात्री आते हैं सारी बसें रुकती हैं, बसों में यात्री उतर के पानी ले जाते हैं और पीते हैं। और जो रिक्शा वाले हैं, इतने चलने वाले गर्मी में जूते तपोवन होकर सब यहाँ पानी पीते हैं और मन को शांति देते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय मंच हमारे लगातार गतिविधि लगाते ला रहा है, जो 2 महीने जुलाई तक लगेगा। जुलाई बाद समाप्त किया जाएगा। रुड़की में राशन कार्ड बनवाने से लेकर अन्य समस्याओं से परेशान पार्षदों ने खाद्य आपूर्ति कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। दरअसल रुड़की नगर निगम के पार्षद राशन कार्ड धारकों की समस्याओं को लेकर खाद्य आपूर्ति अधिकारी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों का घेराव और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं पार्षदों ने कहा कि जनता बहुत परेशान हो चुकी है। नई खाद्य वितरण व्यवस्था के कारण खाद्यों से जो उपभोक्ताएं वंचित हैं उन्हें राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है। वहीं पार्षदों ने 10 दिन का अल्टीमेटम खाद्य आपूर्ति अधिकारियों को दिया है। अगर समाधान नहीं हुआ तो वो तालाबंदी करने को मजबूर होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं की राशन कार्ड की यूनिटों का काटा गया है उन सभी को यूनिटों को जोड़ा जाए। लापरवाहियों का गढ़ बना हुआ है खाद्य आपूर्ति विभाग। एक आम नागरिक को क्या चाहिए? आयुष्मान कार्ड की सुविधा। वो आयुष्मान कार्ड की सुविधा के लिए भी वो इस राशन कार्ड ऑफिस में आता है कि मेरा राशन कार्ड ऑनलाइन कर दे, तो उसे 50 तरीके की कमियां गिनवा करके यहाँ पर सिवाय चप्पलें घिसवाने के और कुछ नहीं किया जाता है। सफ़ेद राशन कार्ड हो गया, गुलाबी राशन कार्ड हो गया, उसकी यूनिट जो इन्होंने अपनी इच्छा से काट दी गई थी आज से 3 साल पहले, अगर वो यूनिट की बढ़ोतरी करवाने भी आता है तो सिवाय उन्हें झूठे आश्वासन के कुछ नहीं मिलता कि ऊपर से साइड बंद है, ये साइड खुल जाएगी तभी हम कर पाएंगे। अभी ऊपर कैपिंग लगी हुई है, कैपिंग हटते ही कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। खाद्य विभाग में है, हमारी बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। हमारे पास लोग बहुत आ रहे थे कि राशन कार्ड दफ्तर में ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। हमने भी यहाँ कई बार बहुत बार आए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता। राशन कार्ड के जो अधिकारी हैं सारे कोई यहाँ पर समय से मिलता नहीं है। हम कई बार आए राशन कार्ड के लिए कि व्हाइट राशन कार्ड बना दो, हर काम जो भी काम होता है कहता है ऊपर से बंद है, लाइन बंद है। आयुष्मान कार्ड के लिए हम इतने परेशान हैं। हमारे यहाँ जो लोग बीमार होते हैं वो कहते हैं आयुष्मान कार्ड। अब हमारी दिक्कत यह है कि जब तक ये ऑनलाइन नहीं होता, जब तक वो आयुष्मान कार्ड नहीं बनता। आयुष्मान ये ऑनलाइन करने में इन्हें 2-4 महीने होते। एक महिला ऐसी है जिसका राशन कार्ड के लिए पंकज भाई और मैं बनाने के लिए बहुत दिन तक घूमते रहे। वो महिला एक्सपायर भी हो गई लेकिन वो नहीं बना। जो हमारे यहाँ के पार्षद गण है कुछ 500 मांगे हैं, जिसमें खासकर जो आजकल हमारी ई-पॉस मशीन चल रही है, इसमें डिफरेंट नई मशीन आई है तो थोड़ा सा दुकानदारों को चलाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि नए वो दुकानदार भी अभी नए हैं, मशीन नई है, टेक्निकल पॉइंट को समझ में नहीं आ रहा। पर धीरे धीरे परसेंटेज ग्राफ बढ़ रहा है हमारा और काम हो रहा है। जो भी काम होगा बायोमेट्रिक से होगा, जिसके अंगूठे के निशान बायोमेट्रिक नहीं आ पाते हैं तो उनको आइरिस से, आंखों से वो मशीन लगा करके आइरिस सिस्टम से, और उसके बाद ओटीपी चालू होने वाली है। 1-2 दिन में शायद ओटीपी वाला सिस्टम भी शुरू हो जाएगा। अगर किसी का राइट में आंखों को निशान भी नहीं आ पाता है तो ओटीपी सिस्टम, उसके फोन पे ओटीपी आएगा, उससे उसको राशन मिलेगा। लापरवाहियों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। वहीं इस आतंकवादी हमले के विरोध में सितारगंज शहर के
समस्त पत्रकारों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर सभी पत्रकारों ने भारत सरकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। बता दें कि शहर के मुख्य चौराहे पर पत्रकारों ने एकत्रित होकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ भारत सख्त सरकार से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पहलगाम हमले के बाद से पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। वहीं भारत सरकार भी पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी में जुटी हुई है और जल्द ही आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठा रही है। पहलगाम में जो नामर्दों द्वारा निर्दोष हमारे हिंदुस्तानियों को जो मारा गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए। आज सितारगंज में पत्रकार संगठन ने, पत्रकार साथियों ने संयुक्त रूप से यहाँ पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका है। सारे पत्रकार लोग भी यही मांग करते हैं। वैसे तो समय समय पे हम सभी लोगों की आवाज उठाते आए हैं, लेकिन आज खुद पत्रकार सड़कों पे उतरे हैं और आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला फूंका है। पहलगाम में बीते दिनों 27 पर्यटकों को जिनकी आतंकवादियों ने गोली चलाकर हत्या कर दी थी, जो एक निंदनीय घटना है और भारत सरकार को इस पर कड़ा सा कदम उठाना चाहिए। और हमारे यहाँ सितारगंज में सभी समस्त पत्रकारों ने इकट्ठा होकर मेन चौराहे पर एकत्र होकर और पुतला दहन किया है और काफ़ी रोष जताया है। ये बहुत बड़ी बात है। सब पत्रकार एक साथ खड़े होकर और एक भारत सरकार से भारत की जनता को न्याय देने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। मसूरी में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के पुतले को आग के हवाले किया। अखिल भारतीय करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय संगठन मंत्री सोहन सिंह ठाकुर और मसूरी करणी सेना अध्यक्ष मनदीप सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मसूरी बाजार के अनुपम चौक के गांधी चौराहे तक विरोध रैली निकालकर और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर एकत्रित हुए और पाकिस्तान के पुतले को भी जलाया और साथ ही यहां पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसकी अखिल भारतीय करणी सेना बहुत ही कड़ी निंदा करता है। और साथ ही साथ जैसे हमने देखा है कि पूरे शहर में, क्या हम पूरे देश की बात करेंगे तो आक्रोश का एक माहौल बना है, तो उसी के उसमें ही अखिल भारतीय करणी सेना ने आज का दिन निकाला था। पहले तो हमने व्यापार मंडल अध्यक्ष जी से भी बात की थी ताकि आज शहर बंद हो सके और थोड़ा मतलब हिंदू जो समाज है, जो हिंदू एकता है, वो एक तरफ से जागरूक होकर पूरे शहर में आए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस समय हम जैसे देख रहे हैं कि मसूरी शहर में कश्मीरियों का आगमन समय बहुत हो चुका है। हमारे संज्ञान में बात आई है कि अंडा खेत में भी इस समय काफ़ी फैमिलियाँ 15 से 20 फैमिली रह रही है और इसका मैं बिल्कुल एसडीएम साहब से और साथ साथ मैं अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि आप इनकी एक जांच बिठाइए। हमारा कहना यही है, आज करणी सेना ने जो मसूरी में एक आक्रोश रैली निकाली है, सभी हिंदू आज के इस समय आक्रोश में हैं और हमारे भाई मनदीप जी के हमने आज अगुवाई में एक रैली निकाली है और हम ये बताना चाहते हैं अगर धर्म पूछ के मारा जाता है तो अब हिंदुस्तान में अगर रहना होगा तो आपको धर्म बता के और दस्तावेजों के साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मस्जिदें खाली कराई जाएंगी, आपके एरिया खाली कराए जाएंगे, आपकी दुकानें खाली कराई जाएगी। अगर आप पे दस्तावेज नहीं पाए गए तो अखिल भारतीय करणी सेना आपकी दुकानों को खाली करने का कार्य कराएगी। तो मैं आपको उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का रहने वाला नादिम की हैवानियत 1 या 2 लड़कियों से शादी करके कम नहीं हुई, बल्कि वो अब चौथी पत्नी को छोड़कर 5वीं शादी रचाने की तैयारी में जुटा हुआ है। यह सारी बातें खुद नादिम की चौथी पत्नी ने बताई। चौथी पत्नी ने बताया है कि उसका पति उसे सऊदी अरब ले जाकर दूसरे लोगों के हाथों में सौंपने का प्लान बना रहा था। तभी उसकी पत्नी ने सारी बातें अपने परिजनों को बताया। तब पूरे मामले की तहकीकात की गई और जिसके बाद से पता चला कि अब पहले भी नादिम 3 शादियां कर चुका है और उन्हें छोड़ भी चुका है। उनके द्वारा किए गए मुकदमे भी अब तक चलाए जा रहे हैं। तीसरी पत्नी के मुताबिक 11 जनवरी को रुड़की की रहने वाली इस युवती से की गई थी, जिसके बाद से वो अपनी पत्नी से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने लगा और इस दौरान उसने रिश्तेदारों ने भी उसके साथ उसके अवैध संबंध बनाए। इसके बाद से नादिम की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। फिर अभी भी नादिम के गले तक कानून के हाथ नहीं पहुंच सके हैं और उसने पीड़ित पत्नी पुलिस और नेताओं के चक्कर लगा रही है। मेरी शादी 11 जनवरी को नदीम अंसारी के साथ हुई थी देहरादून में और मुझे पता चला है कि 3 लड़कियों की शादी की हुई है उन्होंने ऑलरेडी और मैं चौथी वाइफ हूँ, मुझे पता नहीं था। और उनके केस चल रहे हैं 2 लड़कियों के जो ऑलरेडी उनकी शादी हो रखी है
और कहाँ के रहने वाले हैं? वो देहरादून के रहने वाले हैं। शादी के बाद किस तरह का व्यवहार किया आपके साथ? शादी के बाद मुझे पता चला है कि मेरे साथ मारपीट भी की, बहुत ज़्यादा मुझे मारने की कोशिश की, मुझे डिटोल तक पिलाया, मुझे जला के मारने की भी कोशिश की। ये लड़के की खाला है मंगलौर, उन्होंने बताया था कि मेरा भांजा है और अच्छा है, अकेला है, लड़का है, अच्छा कमाता है, सऊदी रहता है। हमें ये नहीं मालूम था ये ऐसे ऐसे परेशान करेंगे, इस तरह से वो करेंगे, लेकिन हमें अब उसमें मार्च में पता चला है इनकी हकीकत का। फिर हम मतलब इनके सब वो देख रहे भाई रिश्तेदारों में गए और जो पहली वाइफ है उनके बारे में पता किया हमने और सबके मतलब प्रूफ हमारे पास सब कुछ है। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बीते 6 मार्च को शादी में जा रही नाबालिग किशोरी को अवगत कर जबरन शराब पिलाए जाने और जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खटीमा कोतवाली क्षेत्र निवासी महिला ने शिकायत पत्र के माध्यम से बताया कि वो 6 मार्च की शाम अपनी नाबालिग बेटी के साथ एक शादी में जा रही थी। दोनों आगे पीछे चल रही थी। रात करीब 8 बजे बेटी अचानक गायब हो गई और उसकी काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन वो नहीं मिली, जिसके बाद से 8 मार्च को जंगल के भीतर सड़क किनारे उसकी बेटी बेहोशी की हालत में मिली। होश में आने पर उसने बताया कि घटना वाली रात चकरपुर निवासी जतिन जोशी खटीमा निवासी बताया जा रहा है उसने उसका अपहरण कर लिया था। उसके साथ उसने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई, चारों ओर उस जंगल में लाया और फिर 2-3 दिन तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसका गैंगरेप किया गया। वो जब हम विक्की सामंत की शादी में जा रहे थे तो आगे से अचानक वो गायब हो गई। तो मैंने 3 दिन तक ढूंढा, मैंने काफ़ी मदद मांगी, मैं थाने भी गई कि मेरी बेटी गायब हो गई है। तो उन्होंने बोला कि आ जाएगी। तो तीसरे दिन मेरी बेटी आई तो उसने बताया कि जतिन जोशी मुझे ज़बरदस्ती लेके गया यहाँ से और वहाँ जाके उसने अपने दोस्तों को बुलाया, मनीष राणा, पेंद्र और आकाश, इन चारों ने मिलकर उसका बलात्कार किया और उसको दारू भी पिलाई और उसको नशा करवाया 3 दिन तक लगातार। और मैंने काफ़ी 1.5 महीने से मैं इधर उधर गई, मैं कोर्ट में गई, वहाँ से अब आदेश आया है कि उनको क्या कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि चारों को गिरफ्तार किया जाए। ये आपके द्वारा ही मुझे पता चला है और जो है कि पुलिस को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। एक व्यक्ति को कोर्ट जाने तक अगर मजबूर होना पड़ रहा है तो जो है कि वाकई दुखद है और हम आगे कहते हैं कि जल्द से जल्द इसमें आगे कार्रवाई की इसमें बातचीत करेंगे और जो भी इसमें आगे कार्रवाई है उस उचित कार्रवाई करवाने के लिए जो है मीडिया को और कि सरकार सिर्फ झूठी बातें करती है, कानून व्यवस्था हत्या और जो है कि ये लगातार उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार की लचर कानून व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है। और हम हमेशा विधानसभा के सदस्य इस बात को कहते हैं कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था बहुत ही